हेलो साथियों, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देखिए, पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित चैप्टर, यानी कि सरकार के अंग देखे थे, उनको जाना था। तो आज संघ की कार्यपालिका में से पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी आते हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी आते हैं। देखिए, भारत में शासन हेतु संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। अतः देश में संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख अलग अलग होते हैं। संवैधानिक प्रमुख तो कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? यानी कि होता है प्रधानमंत्री। जो भारत में शासन प्रणाली अपनाई गई वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, और इससे देश में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो अलग होता है और वास्तविक प्रमुख अलग होता है। संवैधानिक प्रमुख तो होता है राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। देखिए, राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट के समान होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो ब्रिटिश सम्राट के समान होता है। ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं, ब्रिटेन का जो सम्राट है, उसी की तरह राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। ब्रिटेन के सम्राट की ही तरह राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, वो राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। भारत गणतंत्र है, अतः राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत क्या है? गणतंत्र है, अतः राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। लेकिन जो ब्रिटेन है वो राजशाही है, वहाँ पे राजशाही शासन है, अतः वहाँ पे सम्राट जो है वो वंशानुगत होता है। देखिए, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख है। राष्ट्रपति जो है भारत का राज्य प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक है, और राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति जो है वो भारत का राज्य प्रमुख है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, और राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। देखिए, अब राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक की ट्रिक है। देखो, ये ट्रिक कौन सी है? भारतीय के संघ का निर्वाचन कार्य पुनः योगेश की प्रतिज्ञा से महान रहा। भारतीय के संघ का निर्वाचन कार्य पुनः योगेश की प्रतिज्ञा से महान रहा। तो भारतीय से क्या बनेगा? भारतीय से भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारतीय से बनेगा ये। संघ अनुच्छेद 53, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 के तहत। निर्वाचन से दो बनेंगे, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 से बनेगा निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और अनुच्छेद 55 से बनेगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। कार्य से बनेगा कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में है। पुनः से बनेगा पुनः निर्वाचन, यानी कि अनुच्छेद 57 में। योगेश में भी दो बनेंगे। योग से बनेगा योग्यता, जो अनुच्छेद 58 में है, और स से बनेगा शर्तें, जो अनुच्छेद 59 में है। प्रतिज्ञा यानी कि शपथ, तो अनुच्छेद 60 में है ये शपथ। महान से बनेगा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग, महा से बनेगा महाभियोग, और र से बनेगा रिक्तता, अनुच्छेद 62 के तहत। तो भारतीय के संघ का निर्वाचन कार्य पुनः योगेश की प्रतिज्ञा से महान रहा। भारतीय के संघ का निर्वाचन कार्य पुनः योगेश की प्रतिज्ञा से क्या रहा? महान रहा। तो ये ट्रिक है, देख लेना। देखिए, अनुच्छेद 52 में तो क्या था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 53 में क्या है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संवैधानिक प्रमुख हो गया ना राष्ट्रपति, इसलिए कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह संविधान के तहत स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, यानी कि संवैधानिक स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल करती है। जो वास्तविक प्रयोग है वो प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिमंडल करती है।
बाकी संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 53 के तहत सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब देखो अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन आता है? देखिए संसद आती है। पहले तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य, और इसमें राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा, विधान परिषद नहीं आएगी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भी मनोनीत नहीं आएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। किसमें? निर्वाचक मंडल में। तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। देखिए जब राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया जाता है तब महाभियोग में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचित और नहीं मनोनीत, केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें भी मनोनीत और महाभियोग में तो मनोनीत भी भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल विधानसभा शामिल नहीं है उसमें महाभियोग में, और ये भी शामिल नहीं है केंद्र शासित प्रदेश भी। अगला देखो अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो अनुच्छेद 55 में है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, उसमें डाले गए कुल वैध मत का निश्चित भाग यानी कि चुनाव कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। जो उम्मीदवार खड़ा होता है राष्ट्रपति के लिए तो उसके डाले गए कुल वैध मत का निश्चित भाग यानी कि चुनाव कोटा प्राप्त करना होता है, जरूरी होता है। तो चुनाव कोटा कैसे निकालेंगे? कुल डाले गए वैध मत अपॉन 1+1 यानी कि 2 का भाग देंगे इसमें कुल डाले गए वैध मतों में, और जो भी भाग बल होगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो चुनाव कोटा प्राप्त हो जाएगा। तो मतदाता अपना मत वरीयता क्रम में देता है। जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हुए राष्ट्रपति के लिए, तो प्रत्येक जो मतदाता है उसको वो सभी जो उम्मीदवार हैं उनको वरीयता क्रम में वोट देते हैं, यानी कि प्रथम, द्वितीय, थर्ड, सेकंड, इस तरह मतलब वरीयता क्रम में नंबर देते हैं उनको। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है, केवल और केवल एक मतपत्र दिया जाता है निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो संसद के सदस्य हो या फिर विधानसभा के सदस्य हो। प्रथम वरीयता की गणना में निर्धारित मत प्राप्त हो जाए, यदि प्रथम वरीयता जो होती है, गणना होती है प्रथम वरीयता की, तब अगर निर्धारित मत प्राप्त हो जाए तो उम्मीदवार घोषित हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो मतों का स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब देखिए जो चुनाव होता है वो 1971 की जनगणना के अनुसार होता है, और अभी जो होता है वो 1971 की जनगणना के अनुसार ही होगा जब तक 2026 से आगे की जनगणना नहीं हो जाती। अब देखिए राज्य निर्वाचन यानी कि जो एमएलए होता है, विधायक होता है, उसका मत मूल्य निकालना हो तो उसका कौन सा सूत्र है? तो उस राज्य की यानी कि जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका भाग देते हैं। उस राज्य की कुल जनसंख्या जिसका विधायक है उसमें राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका भाग देते हैं तथा 1/1000 से गुणा कर देते हैं उसको, तो विधायक का मत मूल्य आ जाता है। अब देखिए संसद के निर्वाचित सदस्य चाहे लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, मत मूल्य निकालना हो
तो उससे क्या करेंगे, तो विधानसभाओं के सभी विधानसभाओं, पूरे देश की विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मतों की संख्या या विधायकों के मतों का कुल मूल्य में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग दे देते हैं। संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का भाग देते हैं किसमें, विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मतों का जो संख्या आती है मतों की, या मतों का जो मूल्य आता है उसमें, तब संसद के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकल जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उन विवादों की जांच करने का अधिकार और निपटारा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है, तथा सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है वही निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करता है और उसकी जांच कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, तथा उसका निर्णय ही अंतिम होता है। अब देखिए अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 56 में क्या है, कार्यकाल, और अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन। देखो अनुच्छेद 56 में कार्यकाल और 57 में पुनर्निर्वाचन। देखो राष्ट्रपति की पदावधि पद धारण तिथि से 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है, कार्यकाल होता है, वो पद धारण की तिथि से, यानी कि जो शपथ ग्रहण करता है ना, शपथ धारण करता है, शपथ ग्रहण करता है, उस तारीख से 5 वर्ष होती है, या फिर उसके उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले तब तक होती है। कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, जो राष्ट्रपति होता है वो एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। जैसे अमेरिका की तरह नहीं है, अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति, लेकिन भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति जो है वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र की सूचना तुरंत किसको देनी पड़ती है, लोकसभा अध्यक्ष को। जो त्यागपत्र की सूचना है वो जो लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ती है। संविधान अतिक्रमण करने पर, यानी कि केवल और केवल संविधान अतिक्रमण करने पर ही महाभियोग लगता है। संविधान अतिक्रमण करने पर या संविधान का हनन करने पर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है किसे, राष्ट्रपति को। अगला देखो अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता। अनुच्छेद 58 में योग्यता, तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है, राष्ट्रपति पद के लिए जो आवेदन करते हैं या उम्मीदवार खड़ा होता है उसके लिए योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक हो। पहली बात तो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तथा संघ व राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक रूप से किसी लाभ के पद पर नहीं हो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने लायक हो, और संघ तथा राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और सार्वजनिक रूप से लाभ के पद पर नहीं हो, तथा दिवालिया और पागल भी नहीं हो। देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसके लिए जो चुनाव के योग्यता है उसको देखो। चुनाव हेतु नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना जरूरी है, यानी 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए प्रत्येक उम्मीदवार को। उसके बाद आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने पड़ेंगे, यानी कि आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। इसके अलावा वैध मतों का 1/6 मत, अगर वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त ना करे, अगर कोई उम्मीदवार वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाया तो वो जमानत राशि जो है ये 15,000 रुपये ये जब्त कर ली जाती है। 1997 से पहले जो प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या थी वो 10-10 थी, यानी कि अभी तो 50-50 हो गई, और अभी 1997 से पहले 10-10 थी, और राशि भी कम थी, यानी कि 2500 रुपये थी राशि, और उसे 1997 से बढ़ाकर 50-50 प्रस्तावक अनुमोदक कर दिए और 15,000 रुपये जमानत राशि कर दी। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 59 में क्या है, शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है, देखो पहला पॉइंट, संसद व विधानमंडल, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, और विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के किसी भी सदन का सदस्य हो
अगर होता है, यानी कि अगर संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी होता है तो उस सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी या फिर त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरी शर्त है कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरी शर्त है कि वेतन भत्ते और पदावधि के दौरान, वेतन भत्ते जो है वो पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। अगर राष्ट्रपति जो पद पर है तो उसका वेतन और भत्ते उस दौरान जो है कम नहीं किए जाएंगे। अगली शर्त है कि बिना किराया दिए शासकीय भवन के उपयोग का हकदार होगा। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो बिना किराया दिए शासकीय जो भवन है उसके उपयोग का हकदार होगा। जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना पहाड़ी दिल्ली में है ना, वो उस भवन का हकदार होगा यूज करने का। राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। अगला पॉइंट देखें, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में है शपथ। शपथ जो है राष्ट्रपति वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उसकी नामौजूदगी में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा और मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। अब देखिए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। देखो अनुच्छेद 61 में क्या है, संविधान का उल्लंघन करने पर केवल और केवल संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, इसके अलावा नहीं हटाया जा सकता, महाभियोग नहीं लग सकता। केवल महाभियोग लगेगा तो संविधान का उल्लंघन करने पर। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जिस सदन ने आरोप लगाए या जिस सदन में प्रस्ताव आया और आरोप लगे उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है। अब देखिए महाभियोग प्रक्रिया कैसे होती है। देखो पहले तो लोकसभा या राज्यसभा यानी कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया का, और जिस सदन में पेश किया जाता है वो प्रस्ताव लाया जाता है, जिस सदन में आरोप लगते हैं उस सदन के 1/4 सदस्य, जो उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं तथा 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है किसको, राष्ट्रपति को। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो प्रथम सदन में जिसमें क्या लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था महाभियोग का, उसी सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है। अगर प्रथम सदन ने 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया तो वो दूसरे सदन को भेजेगा, जो वो प्रस्ताव है महाभियोग का वो दूसरे सदन को भेजेगा और दूसरा सदन उसमें क्या करेगा, जांच करेगा। जांच करने हेतु जो राष्ट्रपति को बुलाएगा वो या तो राष्ट्रपति स्वयं आएगा या राष्ट्रपति जो है अपने प्रतिनिधि को भेजेगा। तथा अगर दूसरे सदन में भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो दूसरा सदन जो है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है और पारित होने के बाद में राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। यह है महाभियोग प्रक्रिया। देखो मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते थे लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला था अनुच्छेद 62 के तहत रिक्तता। अनुच्छेद 62 में क्या है, रिक्तता का वर्णन है। देखो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना जरूरी है। जब तक राष्ट्रपति पद पर है उसका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो उसके पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना जरूरी है। राष्ट्रपति पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है। राष्ट्रपति का पद मृत्यु से या त्यागपत्र से या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो निर्वाचन जो है वो 6 माह के भीतर किया जाना जरूरी है, आवश्यक है। निर्वाचित व्यक्ति जो होता है वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक ही रहेगा, यानी कि जो मृत्यु या त्यागपत्र के द्वारा हटा है फिर भी 6 माह के भीतर निर्वाचन होता है तो ऐसा प्रावधान है कि वो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो 5 वर्ष या अपने उत्तराधिकारी आने तक ही रहेगा।
अगला, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अनुच्छेद 65 के तहत। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अनुच्छेद 65 के तहत। तो ये थे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के अनुच्छेद। अब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो बाद में देखेंगे, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में देखेंगे। तो आज आपके लिए इतना ही।